नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। पिछले जितने भी वीडियोस होते जा रहे हैं प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखा है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे कवर करवाई गई हैं, जिसको आपको अपने नोट्स में से या जो भी अन्य सामग्री है उसमें से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर का रीजन आप देखेंगे हमारे नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया, जैसे ये लद्दाख का जो यूटी है, मेनली काराकोरम रीजन के आसपास के क्षेत्र हैं ये। ठीक, तो यहाँ पे जो माउंटेनियस पासेज हैं बेसिकली क्या है कि काराकोरम रेंज पे ही ये सारे स्थित हैं और इसमें ये ग्लेशियर ब्रह्म जो है ये इसमें है, जो मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो चाइनीज़ ऑक्यूपाइड वाला एरिया है ना, उससे इसको एसोसिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें डिटेल में तो इसको मैप में देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे जो अन्य तीन हैं इनके नाम ध्यान रखना है। ये काराकोरम रेंज में लद्दाख के रीजन में यहाँ पे ग्लेशियर्स और ये पासेज जो हैं लोकेटेड हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इंस्टीट्यूशंस भी पूछे जाते हैं लगातार, उसमें से एक ये भी है आपका, ये रायपुर में, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है सौमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। सौमेंद्रनाथ टैगोर इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रैंड नेफ्यू थे। ठीक, काफ़ी आर्टिकल्स है ना या बुक्स वगैरह इनके द्वारा लिखी गई हैं, हो सके तो इसकी लिस्ट एक बार देखिएगा। और ये रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी 1934 में। इसमें देखिए महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन यूपीपीएससी पहले प्रीलिम्स में पूछ चुका है। हालांकि इस तरह के फैक्ट ना आपने कहीं पढ़े होंगे या बहुत रेयरली आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बट स्टिल उस समय क्या था कि जो है हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में ब्रिटिश टाइम पीरियड में देखेंगे मतलब ऐसा विभेद नहीं था जैसा आज समाज में हो गया है। ठीक है, तो उस समय जैसे आपने ये पढ़ा होगा खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, तो जिसके लीडर थे ये शौकत अली। ठीक है, ये इनके आपका जो है मोहम्मद अली जौहर जो थे उनके बड़े भाई थे। ठीक, तो इनको उस रेफरेंस में आपने पढ़ा होगा, तो शौकत अली ने जो है गांधी जी के साथ मिल करके गंगाधर तिलक जी की डेथ पे जो है अर्थी उठाई थी। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे बस इतनी ही जानकारी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था। तो कांग्रेस पार्टी की एक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट बनाने का जिम्मेदारी जो दिया गया था वो महात्मा गांधी जी को दिया गया था। आप जानते ही होंगे कि जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में कई सारे लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठे हुए थे और उस पर जो है वहाँ पर निहत्थे लोगों पर फायरिंग कराई गई थी, जिसमें अनेक लोगों की जानें गई। ठीक, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इस डेट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे क्रोनोलॉजी वगैरह लगाने के लिए जब आता है तो अगर आपको इवेंट नहीं याद है, अगर एक आध डेट भी याद है तो उससे वहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए डेट्स या फिर ईयर जो होते हैं कम से कम इनको ध्यान में रखा करिए। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो कुछ रिफॉर्म एसोसिएशंस हैं और फाउंडिंग ईयर लिखा हुआ है, तो बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो ऑप्शन सी में है ये गलत है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1903 में। ठीक है, MG रानाडे के द्वारा। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। आगे देखिए ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं कौन से, मतलब नंबर से कौन से तक। तो यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, आप ये जानते होंगे। ठीक है, और जो ये मंडल शब्द यूज होता है तो बेसिकली ऋग्वेद क्या है, पूरा मान लीजिए
एक पूरा ग्रंथ है, ठीक है, तो जिसको कि 10 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो मंडल को इंग्लिश के टर्म में बुक एक समझ सकते हैं आप। तो एक बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसी में से 2 से लेकर के 7 के बीच जो हमारे मंडल हैं, इनको फैमिली बुक की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और ये जो है सबसे ओल्डेस्ट माने जाते हैं कि इनकी रचना जो है सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो नवपाषाण काल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये टर्म उस मतलब जो हम टाइम फ्रेम देखते हैं ना नवपाषाण काल का, तो नियोलिथिक टर्म जो है उसमें यूज़ किया था सबसे पहले जॉन लुबॉक ने। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है, इसमें आपका 1865 AD में, तो वहाँ पे मेंशन किया गया था इस टर्म के बारे में सबसे पहले इनके द्वारा। अब इसमें देखें जो नियोलिथिक साइट्स लिखी हुई हैं किसकी लोकेशन कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो बेसिकली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है बोजोहोम, ठीक है। नियोलिथिक साइट है अराउंड 3000 BC से 1000 BC के बीच, ठीक है। इनको देखिए जो ऐसे स्थल होते हैं प्लीज़ इनको एक बार मैप में लोकेट करने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगस्त्यमलाई किस राज्य में स्थित है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो लिस्ट आप पढ़ते हैं उसमें से एक है अगस्त्यमलाई या अगस्त्यमाला भी कई जगह लिखा होगा। तो इसका कुछ एरिया जो है केरला डिस्ट्रिक्ट में केरला स्टेट में है और कुछ जो है तमिलनाडु में है ना। तो इसमें सी विकल्प को चुनेंगे और जो है इसको उसमें भी शामिल किया गया है यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है उसमें 2016 में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये आपका यहाँ इसमें श्रीनगर में है, ठीक। सुल्तान सिकंदर विकल्प ए जो है इनको चुनेंगे। बेसिकली ये जो है 1394 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 1402 के अराउंड जो है कंप्लीट हुआ, ठीक। तो उस समय यहाँ कश्मीर के रीजन में सुल्तान सिकंदर जो है शासन में थे, तो इन्होंने ही इसको कंस्ट्रक्शन करवाया था। लेटर ऑन देखेंगे तो इसमें कई बार आग लग चुकी है, ठीक है। तो काफ़ी सीवियर डैमेज हुआ बट स्टिल जो है यहाँ पे अवेलेबल है ये। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन इसमें से किसने किया था। तो कई सारी मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में है ना अलग अलग लोगों के द्वारा स्टार्ट किए गए, उसमें से ये किया था और स्टार्ट किया गया था इसको वैनकूवर से। ये जरा बताइए किस देश में है। 1908 में तारकनाथ दास के द्वारा। नेक्स्ट है द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो द बंगाली जो है ये इसमें कलकत्ता से स्टार्ट किया गया था जो है अराउंड 1862 में। इंग्लिश लैंग्वेज का जो है ये न्यूज़पेपर था और एडिटर थे इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। लिबरलाइजेशन का पायनियर जो है इंडियन इकोनॉमी का माना जाता है मनमोहन सिंह को। 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो ये जो है इंडिया के उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और लेटर ऑन जैसे ये RBI में गवर्नर भी रहे थे। तो उसी टाइम पे क्या होगा कि बेसिकली जो 8th 5 ईयर प्लान था उसको राव एंड मनमोहन प्लान भी कहा जाता है। PV नरसिम्हा राव उसमें प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप जानते हैं कई सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस की गई। लाइसेंसिंग जो एक पॉलिसी थी उसको ख़त्म किया गया, टैरिफ्स को जो है कम किया गया है ना, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए खोले गए जो है कह लीजिए एवेन्यूज जो भी हैं है ना। एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसको इसके नए तरीके से डिटरमाइन किया गया। बाकी LPG पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में आप जानते ही होंगे। तो उसी सब में लिबरलाइजेशन का पायनियर मनमोहन सिंह जी को माना जाता है। स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है, ठीक है। तो जो है ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पे ही सबसे पहली बार जो देखेंगे मतलब पोस्ट मौर्य जो कह लीजिए वुमेन्स की स्थिति उस समय बताई गई है, उसी में स्त्री धन शब्द का एक मेंशन जो है किया गया है। स्त्री धन का संबंध इससे समझ सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो महिला से संबंधित हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये गहने वगैरह हो गए, ठीक है, या कुछ और भी गिफ्ट्स हो गए जो उनको अपने परिवार की तरफ से मिले शादी वादी में। तो उसी के रेफरेंस में था। फिलहाल इस टर्म जो है स्त्री धन और बुक का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। तो
जैन धर्म में देखेंगे 24वें तीर्थंकर जो हुए महावीर, उनके टाइम पीरियड पे ये कल्प सूत्र में इंफॉर्मेशन मिलती है कि लगभग 14,000 जो है ये भिक्षु थे और लगभग 36,000 के आसपास भिक्षुणी थी। ठीक है, तो उसी में से यहाँ पे अगर जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला की बात करें तो चंदना या फिर जो है चंदन बाला नाम कई बार मिलता है। ठीक है, ये थी, और जो संघ था महिलाओं का भिक्षुणियों का उसको लीड करती थी। ठीक है, तो विकल्प ए को चुनेंगे। किस तमिल लेखक ने नंद शासकों के द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? तो नंदा डायनेस्टी के बारे में आप जानते हैं कि ये शिशुनाग जो डायनेस्टी थी उसको ओवरथ्रो करके महापद्मनंद के द्वारा जो है सेटअप की गई। तो जो इसमें नंद शासक हुए कुल मिलाकर के ये अपनी अपार संपत्ति के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो इनके बारे में ही कुछ कविताओं के माध्यम से एक तमिल पोएट थे ये मामूल नार, ठीक, इन्होंने उसमें उल्लेख किया है। देखिए नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कश्मीर में ऋषि सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो जैसे मिडिवल टाइम पीरियड की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कई सारे सूफी जैसे ऑर्डर्स आप पढ़ेंगे, जैसे सुरहावर्दी है ना, कादरी, नक्शबंदी। ठीक है, तो उसी क्रम में एक ऋषि सिलसिला जो वर्तमान कश्मीर का रीजन है ना, अब तो खैर डिवीजन हो गया जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो पहले एज अ होल जो ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया का ये जो रीजन था हमारा, यहाँ पे ऋषि सिलसिला इसी तरीके का एक सिलसिला माना जाता था जिसके फाउंडर थे ये शेख नूरुद्दीन। विकल्प जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइम पीरियड के एक फेमस लेखक जिनके बारे में आप जानते होंगे अबुल फजल, ठीक, उन्होंने इसके बारे में कई सारे जो है अपने इसमें टेक्स्ट में मेंशन दिया है और ये बताया है कि जो सबसे रिस्पेक्टेड क्लास था उस समय देश में, जो मतलब उस समय की टेरिटरी थी इधर इंडिया के रीजन की, तो कश्मीर के जो ऋषिज थे है ना, वो सबसे रिस्पेक्टेड क्लास हुआ करती थी। ठीक, नेक्स्ट है द लीडर, जो कि इलाहाबाद न्यूज़पेपर के नाम से भी कई बार पुकारा जाता था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक, तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1909 में इसकी स्थापना की गई। अभी रिसेंटली यूपीएससी का एक ईपीएफओ का एग्जाम हुआ, ठीक है, जिसमें यहीं पे मदन मोहन मालवीय के द्वारा 4 इवेंट्स जिसमें से द लीडर की स्थापना भी थी, उनकी क्रोनोलॉजी पूछा गया था, है ना। तो इसीलिए प्लीज़ जो अभी लेटेस्ट में पेपर्स होते हैं उनको भी देखा करिए जो आपके सिलेबस से मैच खाते हैं, जैसे जीएस का है, और इन इवेंट्स को ध्यान रखेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की कि कम से कम ईयर को ध्यान रखेंगे। तो क्रोनोलॉजी वगैरह जैसे कई बार पूछी जाती है ना, तो अगर उसमें एक आध भी आपको आता रहेगा तो कोड कई बार ऐसे दिए होते हैं कि उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? तो इसमें चालुक्य टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती थी महिलाएं एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस होती थी सोसाइटी में और लेवल ऑफ एजुकेशन, उसको उस हिसाब से जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता था। तो ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो भारत में ये फॉरेन इन्वेडर्स थे, हूना इन्वेजन जो हुआ, ये हुआ आपका जो है इसकी इन्फॉर्मेशन भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है ये देता है। ठीक है, भीतरी इंस्क्रिप्शन आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जो जिला है वहाँ पे है, और ये किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें कई बार पूछा गया था, मतलब किसी एग्जाम में कितनी लाइन्स लिखी हुई हैं, ठीक है, तो अराउंड 19 लाइन्स इस पे लिखी हैं। आप जरा हमको ये बताएं, हूणा आक्रमण जो हुआ था किस शासक के काल में हुआ? इसमें देखिए कौन सी एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो केमिस्ट्री में इनर्ट गैसेस का कॉन्सेप्ट में भी आपने पढ़ा हो। इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो बहुत ही उनकी कह लीजिए रिएक्टिविटी होती किसी अन्य सब्सटेंस के साथ बहुत कम होती है ना, बहुत कम, या कह लीजिए नॉन रिएक्टिव होते हैं अन्य सब्सटेंसेस के साथ। तो इनकी संख्या कुल जो है 6 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जेनॉन दिया हुआ है ये होती है। ठीक, इसके अलावा भी हम जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन। ठीक है, और जेनॉन हमने देख लिया। ठीक है, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी। वाटरफॉल्स कौन सा जो यहाँ पे लिखे हैं गोवा में स्थित है? तो ये कई बार क्या मतलब पूछ ही लेते हैं यूपीपीएससी में। तो जितने भी यहाँ पे लिखे हैं सबके बारे में प्लीज पढ़िएगा। दूध सागर जो है वो गोवा में है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सिस्मिक रिस्क जोन्स अगर हम इसमें अर्थक्वेक के रेफरेंस में देखें तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है इन्होंने कैटेगराइज किया है 4 जोन। ठीक, तो इनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है 2 से, 2 फिर 3, 4 और 5। ठीक है,
तो यहाँ पे सी वाले को चुनेंगे। और जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा देखेंगे तो जोन 2 में भी आता है, और ये जैसे राजस्थान से लगा हुआ जो एरिया है। फिर मध्य में देखेंगे तो जोन 3 में आएगा। फिर नेपाल वाले एरिया वाले जो हैं कोस्टल वाले जोन 4 में आ जाते हैं उसमें कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? तो सबसे एंशियंट टाइम्स के कोर्ट्स की जो कह लीजिए इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कहाँ से? एक पुस्तक लिखी गई थी जो है इनके द्वारा, शूद्रक के द्वारा। कौन सी? मृच्छकटिकम। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो इसरो की तरफ से जो मून मिशन लॉन्च किए गए उसी में से जो दूसरा एडिशन हुआ उसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में श्रीहरिकोटा से। और अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि जो है आपका ये 2023 में जो चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट है, ठीक है, वो है आपका 14 जुलाई, ठीक है, श्रीहरिकोटा से ही। इसको भी ध्यान रखना है करंट अफेयर्स के रेफरेंस में, ठीक है, 14 जुलाई 2023। और जरा ये बताइए कि जो पहला चंद्रयान मिशन था वो कब भेजा गया था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो पहले भी हमने शायद बात की हुई है इस पे कि 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो नॉन परमानेंट होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं एवं श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? तो WBC और RBC का रेशियो पूछ रहे हैं। तो RBC की संख्या 600 होगी तो WBC की संख्या 1 होगी, ठीक है, ये रेशियो होता है। RBCs का मेनली बॉडी में क्या काम होता है आप जानते होंगे कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ये क्या, ऑक्सीजन जो अदर मतलब बॉडी के जो अन्य सेल्स हैं वहाँ तक, ठीक है। और WBC वहीं पे क्या करता है कि एक हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम जो है यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रदान करता है, किससे? इन्फेक्शियस जो डिजीज होती हैं या अन्य जो फॉरेन मटेरियल है उन सब से, ठीक। तो यहाँ पे इस रेशियो को ध्यान रखें। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं एंग्लो इंडियन, रस्किन बॉन्ड, ठीक, इनकी पुस्तक है। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन पहलवान है? तो भारत की तरफ से जो रेसलर्स की अगर हम बात करें महिलाओं की, तो साक्षी मलिक, गीता फोगाट, इसके अलावा भी हाल ही में जैसे एक ब्रिजभूषण वाला मामला जो था उसमें इनकी बहन विनेश फोगाट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कड़म मल्लेश्वरी नहीं है, ये बेसिकली वेट लिफ्टर थी, ठीक है, और ये पहली महिला थी जिन्होंने भारत के लिए, मतलब भारतीय महिला जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक्स में वर्ष 2000 में, ठीक। तो पहला और दूसरा चुनेंगे सिर्फ। वृहत्तर हिमालय और लघु हिमालय इसमें से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो हिमालयन रेंजेस जो आप पढ़ते हैं, तो जो ग्रेट हिमालय है और उसके बाद लेसर हिमालय, तो यहाँ पे जो कह लीजिए सेपरेट हो रहा है बीच में, तो बेसिकली क्या है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसमें इंडियन प्लेट जो कह लीजिए यूरेशियन प्लेट के नीचे है, तो वहीं पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है एक जियोलॉजिकल फॉल्ट की संरचना, तो उसी के द्वारा यहाँ पे माना जाता है कि ये इससे अलग हुआ है, ठीक। तो इसको थोड़ा मैप में देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं जैसे थ्रस्ट क्या होता है या जैसे ये सूचर जोन क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी डिटेल थोड़ा पढ़िए। पान जो लोग खाते हैं, तो पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह स्थित है या प्रसिद्ध है? तो ये जो हमारे बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, महोबा, बांदा, ललितपुर, ठीक है, ये तीनों ही फेमस हैं। और जो पान रिसर्च सेंटर है ना यूपी में, वो भी महोबा में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए 2 लिस्ट है, मिलान करना है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, ठीक है, आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा लखनऊ, जामा मस्जिद जौनपुर और मोती मस्जिद आगरा, ये सब सामने सामने लिखे हैं, तो ABCD वाला पेयर हम चुनेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा जामा मस्जिद जौनपुर से। जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे ये 15वीं सेंचुरी में ही जो है इसके ये आर्किटेक्ट जो था हुसैन शाह शर्की, ठीक है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और जैसे जामा मस्जिद दिल्ली में है, ठीक है, तो इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है। जौनपुर में ही एक फेमस और मॉस्क है अटाला मस्जिद, ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। और बाकी तो ठीक ही है। निम्नलिखित साउथ ईस्ट एशियन देशों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। तो मैप में इसको लोकेट कर लीजिएगा। इंडिया के बाद शुरू होता है म्यांमार, ठीक,
उसके बाद थाईलैंड है, फिर कंबोडिया है, फिर वियतनाम है, उसके बाद बीच में सी वाला एरिया, फिर फिलीपींस। ठीक है, तो ये सब लाइन से दिए हुए हैं। इसमें से कौन से देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं? देखिए ये जितने भी हम देख रहे हैं, जैसे जो छोटे छोटे सीज हैं, जैसे रेड सी हो गया, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, है ना, इनके बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको रटे होनी चाहिए एकदम। जो है यूपीपीएससी में ये सब फेवरेट टॉपिक्स हैं जो लगातार हर साल कुछ न कुछ पूछा जाता है। ठीक, अब रेड सी की बात करें तो मिस्र यानी इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरब, इरिट्रिया, इसके अलावा यमन, जिबूती। ठीक है, ये सब इसके बॉर्डरिंग नेशंस हैं, तो चारों ही करेक्ट हो जाएंगे। प्लीज़ मैप में इसको देखिएगा। इसमें से कौन सही सुमेलित है? तो कुछ जल डमरू मध्य दिए हुए हैं स्ट्रेट्स, और किनके मध्य स्थित हैं वो बताना है। तो पहला गलत है। बॉस जल डमरू मध्य की अगर हम बात करें तो ये जो है इसको ऑस्ट्रेलिया और आइलैंड ऑफ तस्मानिया जो है इनके मध्य की लोकेशन है ये। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी दो ठीक है। इन तीनों को थोड़ा मैप में देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी सीमा म्यांमार के साथ साझा करती है? तो म्यांमार देश के साथ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, इसका शॉर्ट ट्रिक है जैसे हिंदी में अरुणा मामी। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं कि 4 स्टेट हैं जो शेयर करते हैं, तो इन चारों में से किसी का नाम यहाँ लिखा नहीं है, तो कोई नहीं शेयर करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रमुख कजरी गायिका कौन है? तो कजरी आप जानते हैं मॉनसून के सीज़न में जो हमारे अवधी और भोजपुरी लैंग्वेज बोले जाने वाले रीजन्स हैं, यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो रीजन, यहाँ पे गाया जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच में। तो जैसे अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, तो जैसे धान की ये रुपाई चल रही है, ठीक है, रुपाई नहीं बुआई चल रही है मतलब धान की, तो इस समय एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं या अन्य भी जो महिलाएं जैसे हैं, तो ये सब इन रीजन्स में गाया करती हैं इसको। ठीक है, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसको जैसे देखिए कॉमर्शियल लेवल पे मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, ये सब फेमस सिंगर्स हैं जो इसके गायन से संबंधित हैं, तो इन नामों को ध्यान रखें। देखिए पिच ऑफ साउंड, ठीक है, इसको हिंदी में तारत्व कहते हैं। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो देखिए पिच के बारे में ऐसे समझिए कि पिच क्या है। हमारे जैसे आदमियों के हिसाब से देखें तो हमारे कानों का जो रिस्पॉन्स है किसके लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, तो उसी को पिच कहा जाता है। तो किस फ्रीक्वेंसी से साउंड जो है हमारे कान को सुनाई दे रहा है वो पिच है। तो यही फ्रीक्वेंसी पे ही आधारित होता है ये पिच। ठीक, आप जरा हमको ये बताएं कि महिलाओं का पिच ज़्यादा होता है या पुरुषों का, जरा कमेंट करिए। विजयनगर एवं बाहमनी शासकों के बीच शत्रुता का प्रमुख कारण क्या था? तो देखेंगे जो है लगभग 200 वर्षों के शासनकाल में ये बहमनी और विजयनगर किंगडम के बीच में लगातार कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इसका मेजर रीज़न ये था कि वर्तमान की जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है, इनके बीच का जो हिस्सा था, ठीक है, रायचूर दोआब के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस में। तो इसी वजह से यहाँ पे कई सारे जो है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहे। इसको चुनेंगे हम। नेक्स्ट है डिकी बर्ड प्लान के नाम से इसमें से किस योजना को जाना जाता है? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके बाद ये प्लान लाया गया था। बेसिकली जो माउंट बैटन प्लान आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसी का दूसरा नाम था, इंडिया के इंडिपेंडेंस से संबंधित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MM पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में उस समय की कह लीजिए जरूरतों के हिसाब से एक भारत सरकार ने कमेटी गठित की वर्ष 2007 में, ठीक, और 3 सदस्यीय मेंबर मतलब कमेटी थी, MM पुंछी जिसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वर्ष 2010 में, ठीक है। तो बी विकल्प को चुनेंगे, सॉरी सी विकल्प को चुनेंगे। यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित है अब ये देखना है। स्माइल योजना, स्वनिधि योजना और सार्थक योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत ये चलाई जा रही हैं वो लिखा है, तीनों ही ठीक हैं। जरा इन योजनाओं के बारे में अलग अलग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन अभी हाल ही में शुरू कर दिया है।
तो यहाँ पे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है 700 मेगावाट क्षमता के जो है हमारे रिएक्टर का। और ये काकरापार जो हमारा परियोजना है कहाँ स्थित है, ये लोकेशन आपसे पूछी गई है, तो ये गुजरात में है। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानसिक विकारों के इलाज में साइकेडेलिक्स को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है हाल ही में। तो यहाँ पे पहले समझिए साइकेडेलिक्स क्या होता है। ये ऐसी कह सकते हैं सब्सटेंसेस हैं या दवाएं हैं, ठीक है, जिनका मुख्य रूप से मानसिक विकारों के इलाज में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो है एक ये कॉन्सेप्ट होता है ना हेलुसिनेशन, तो उसी नेचर की दवाएं होती हैं ये। ठीक, और मिसयूज़ ना हो इस वजह से बैन है ये। ठीक है, तो अभी इसको ऑफिशियली जो है ना, मतलब लीगली तौर पे अलाउ किया गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, या फिर जो पोस्ट ट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। ठीक है, ये कुछ आर्क की संरचना होती है ना, ये तो एक इसमें मतलब इसमें हिल्स कह लीजिए। ठीक है, हिल्स की एक नेचुरल संरचना है जिसमें सबसे बड़ा आर्क की संरचना बनती हुई इसमें दिख रही है। तो एक सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न का एरिया है इसमें ओडिशा में। ठीक है, यहाँ रिसेंटली इसको लोकेट किया गया है। काफ़ी पुराना माना जा रहा है, लगभग 184 कुछ बिलियन ईयर्स पहले का। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने पहले बताया है कि एक जो है मतलब इस प्रकार का डिसऑर्डर जो हमारे आरबीसीज के जो शेप होते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो उसी को एलिमिनेशन के लिए मिशन जो चलाया गया है ये अभी रिसेंटली शहडोल मध्य प्रदेश से। विकल्प सी को चुनेंगे और इस वीडियो को भी समाप्त कर रहे हैं। मैप वाले क्वेश्चंस को मैप में प्लीज़ देखिए। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।